ओके स्टूडेंट्स, तो चैप्टर चल रहा था हमारा 5 बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो पहला पार्ट इसका बन चुका है जिसमें मैंने आपको ये सब पढ़ा दिया था। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए, और कंपोजिशन क्या होती है डीएनए की, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस, इन तीनों से मिलकर क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब बात करेंगे हम किसकी, डायरेक्ट पहुंचते हैं वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। ये टॉपिक रह गया था आपका। तो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल क्या है, ये साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने 1953 में एक स्ट्रक्चर दिया था डीएनए के, डीएनए होता कैसा है। तो उन्होंने बताया था कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, यानी कि डबल स्टैंडर्ड से मिलकर बनता है डीएनए। ठीक है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, टू हेलिकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉली माने बहुत सारी, ठीक है, दो हेलिक्स हैं, ठीक है, देख सकते हो आप, एक इस साइड से एक उस साइड से, रस्सी की जैसे रस्सी बंधी हुई होती है ना, गुथी हुई होती है, ठीक है, तो वो दो पार्ट में अलग हो जाती है, सेम इसी तरीके से ये दो हेलिक्स होते हैं इसके। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली माने बहुत सारे, न्यूक्लियोटाइड इसमें चेन बनी होती है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, जैसे बोरे के ऊपर बोरा रख देते हैं, सेम इसी तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड के ऊपर दूसरा न्यूक्लियोटाइड होता है, फिर उसके ऊपर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके बहुत लंबी चेन होती है ये। ठीक है, तो टू हेलिकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और स्ट्रैंड, स्ट्रैंड भी कहते हैं इसको, स्पाइरली कॉइल्ड, कैसी होती है ये, स्पाइरली, जैसे रस्सी होती है स्पाइरली बंधी हुई होती है, सेम इसी तरीके से आपका ये जो डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं स्पाइरली होते हैं। ठीक है, और क्लॉकवाइज, किस डायरेक्शन में होंगे ये, क्लॉकवाइज होंगे। ठीक है, जिस दिशा में क्लॉक आपकी घूमती है सेम उसी रोटेशन में होंगे ये, अराउंड अ कॉमन कॉमन सेंट्रल एक्सिस, और जो बीच में ये लाइन खींची हुई दिख रही है आपको, ये इसका क्या होगा, कॉमन सेंट्रल एक्सिस होगा, उसी के आसपास ये स्पाइरली कॉइल्ड होंगे क्लॉकवाइज, फॉर्मिंग अ राइट हैंडेड डबल हेलिक्स ऑफ 20 एमस्ट्रॉन्ग थिकनेस, यानी कि इनकी जो थिकनेस, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ स्ट्रक्चर में, इसकी जो थिकनेस होगी, मोटाई होगी, कितनी होगी, 20 एमस्ट्रॉन्ग। ठीक है, और इसका जो रेडियस होगा वो होगा आपका 10 एमस्ट्रॉन्ग। ठीक है, और राइट हैंडेड, यानी कि ये राइट साइड में आपका जो स्ट्रैंड है वो रोटेट करता है। ठीक है, यानी राइट हैंड की तरफ घुमा हुआ होता है। आप यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाया है कैसे होता है। देखिए, पहला था फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, बीच में होता है आपका शुगर बेस, और उसके बाद होता है नाइट्रोजिनस बेसिस। तो ये नाइट्रोजिनस बेसिस के बीच में आपस में बॉन्ड होते हैं, यहीं पर सेंट्रल एक्सिस होती है, ये पहला स्ट्रैंड है, और ये जो बगल में है ये दूसरा स्ट्रैंड है। ठीक है, स्ट्रक्चर में देख सकते हो आप, यहाँ एडेनिन और थाइमिन, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, वो दो बॉन्ड बनेंगे, और जो ग्वानिन और साइटोसिन अगर जुड़ते हैं तो वो तीन बॉन्ड बनाएंगे, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उसमें से। ठीक है, आगे आप देखिए, अभी समझ में आ जाएगा आपको। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल में क्या है, दो चेन होती हैं एंटी पैरेलल पोलैरिटी, इसका मतलब क्या होता है एंटी पैरेलल पोलैरिटी का, मैं आगे आपको बता दूंगा। इट मीन्स इफ वन चेन हैज पोलैरिटी 5:3 डैश, द अदर हैज 3:5 डैश, यानी कि एक चेन की पोलैरिटी अगर 5 डैश और 3 डैश है, तो दूसरे की पोलैरिटी जो दूसरी चेन होगी वो 3 डैश 5 डैश की होगी, जैसा कि आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख सकते हो। ठीक है, ये इस तरीके से जुड़ते हैं कि जो ऊपर वाला जो होगा चेन जहाँ से स्टार्ट हो रही होगी वो 5th पॉइंट पे जुड़ेगी, यानी 5th कार्बन पे, ये देखिए ये जो है इसमें 5th कार्बन पे जुड़ी हुई है। ठीक है, और जब ये जुड़ती 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 हुई नीचे तक आ जाएगी, ठीक है, तो ये चेन कहाँ खत्म होगी, 3 डैश पे खत्म होगी, यानी कि नीचे वाला जो आपका फॉस्फेट है वो 3rd पोजीशन पे, ये देखिए नीचे जो फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, ये नीचे फॉस्फेट है, ये ऊपर जुड़ा हुआ है, किस पे जुड़ा हुआ है, 3 डैश पोजीशन पे। ठीक है, कहाँ जुड़ा हुआ है, आपकी जो शुगर है आपकी डीऑक्सीराइबोस शुगर है उसके 3rd पोजीशन पे, तो नीचे इस तरीके से ऊपर ऊपर जुड़ेगा तो 5 डैश, नीचे जुड़ेगा तो 3 डैश, तो यहाँ से स्टार्ट होती है तो 5 डैश से स्टार्ट होगी, नीचे होगी 3 डैश से खत्म होगी। सेम इसी तरीके से
दूसरा स्ट्रैंड जो है वो 3' से स्टार्ट होगा और कहाँ खत्म होगा, 5' पे खत्म होगा। ठीक है। टू हेलिकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये कैसे होते हैं, दो हेलिक्स के बने होते हैं, हेलिकल के बने होते हैं, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली माने बहुत सारी, न्यूक्लियोटाइड चेन के बने होते हैं, या फिर इन्हें स्ट्रैंड भी कहते हैं। स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं ये क्लॉकवाइज अराउंड अ कॉमन सेंट्रल एक्सिस, और एक कॉमन सेंट्रल एक्सिस के अराउंड ये बंधे हुए होते हैं। फॉर्मिंग अ राइट हैंडेड डबल हेलिक्स। ठीक है, और क्या बनाते हैं, राइट हैंडेड यानी राइट साइड में स्पाइरल होते हैं ये। ठीक है, और इसकी जो थिकनेस होती है 20 एंगस्ट्रॉम थिकनेस होती है इसकी। टू स्ट्रैंड हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, और दोनों स्ट्रैंड की पोलैरिटी कैसी होती है, एंटी पैरेलल, यानी कि अगर एक चेन 5' है तो दूसरी अगली वाली चेन कैसी होगी, 3' होगी। ठीक है, और नीचे अगर 3' पे खत्म हो रही है तो उसके साइड वाली चेन 5' पे खत्म होगी, इसका मतलब ये है। ठीक है, द नाइट्रोजनस बेसिस इन टू स्ट्रैंड्स, अब जो बीच में ये नाइट्रोजनस बेस हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ठीक है, इनके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। एडेनिन फॉर्म टू हाइड्रोजन बॉन्ड विद थाइमिन, एडेनिन हमेशा ही किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, दो बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड थाइमिन के साथ। ठीक है, और गुआनिन किसके साथ बनाएगा, साइटोसिन के साथ बनाएगा ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं। उसके बाद है ईच कंप्लीट टर्न ऑफ डबल हेलिक्स इज 3.4 nm, यानी कि 34 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, इसमें एक देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसमें बीच में जो ये दिखा रखा है, ये आपका जो पूरा एक पोर्शन है वो 34 एंगस्ट्रॉम का होगा। ठीक है, जिसमें कि आपके क्या आएंगे, कंप्राइज 10 बेस पेयर, 10 बेस पेयर इसमें आ जाएंगे। ठीक है, एक जो पूरा वो होगा, टर्न होगा, उसमें कितने बेस पेयर आ जाएंगे, 10 बेस पेयर आ जाएंगे, और कितने का होगा वो, 34 एंगस्ट्रॉम का होगा। ठीक है, और हर एक बेस पेयर या न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो गैप होगा वो कितना होगा, 0.34 nm। ठीक है, या 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, द प्लेन ऑफ द बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स, दिस इज एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड कन्फर्स स्टेबिलिटी ऑफ हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि जो एक आपका न्यूक्लियोटाइड है, उसके ऊपर दूसरा न्यूक्लियोटाइड होगा, उसके ऊपर एक और न्यूक्लियोटाइड होगा, जैसे आपके बोरे जो होते हैं रखे जाते हैं एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इसी तरीके से आपके एक न्यूक्लियोटाइड के ऊपर दूसरा न्यूक्लियोटाइड होगा। ठीक है, उससे क्या होता है, आपकी स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर की बनी रहती है। ठीक है, अब बात करेंगे हम किसकी, आरएनए की, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसकी डेफिनेशन क्या है, आरएनए इज न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, आरएनए से ही डीएनए बनता है। ठीक है, और डीएनए ही टूट के आरएनए बना लेता है। ठीक है, आरएनए में क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है केवल, जैसे डीएनए में आपने देखा था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था, इसमें क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। ठीक है, तो आरएनए भी क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है, और हर लिविंग सेल में पाया जाता है, जितने भी जीवित हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है डीएनए की तरह, लेकिन डीएनए की तरह इसमें डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता है, केवल सिंगल स्ट्रैंड का होता है। हाउएवर आरएनए इज मोस्ट ऑफन सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, एन आरएनए मॉलिक्यूल हैज अ बैकबोन मेड अप ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, और जो बैकबोन बनी होती है आरएनए की, किसकी होती है, वो फॉस्फेट ग्रुप की। ठीक है, द शुगर राइबोस, और इसमें जो शुगर होती है वो क्या होती है, राइबोस शुगर होती है, और जो डीएनए में शुगर होती थी वो आपकी डीऑक्सी राइबोस शुगर होती थी। ठीक है, अटैच टू ईच शुगर इज वन ऑफ द 4 बेसिस, हर शुगर किससे अटैच रहती है, आपकी नाइट्रोजनस बेसिस से अटैच रहती है। ठीक है, जैसे कि एडेनिन, यूरेसिल। अच्छा, यहाँ थाइमिन जो आपका डीएनए होता है उसमें क्या होता है, थाइमिन होता है, और थाइमिन आरएनए में जो होता है, थाइमिन को हटा के वो यूरेसिल आ जाता है। बाकी साइटोसिन सेम रहेगा आपका, एडेनिन सेम रहेगा, और गुआनिन भी सेम रहेगा। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए एग्जिस्ट इन सेल्स, कितने टाइप के आरएनए होते हैं सेल्स में, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, यानी कि मैसेंजर आरएनए, और आपका राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, कुछ वायरस जो होते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, आरएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है,
और आरएनए जैसे कि आप देख सकते हो दो टाइप के होते हैं राइबोसोमल आरएनए, एक 70S जो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है और यूकैरियोटिक में 80S पाया जाता है। ठीक है। फंक्शंस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए के फंक्शन क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं डीएनए के फंक्शन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी कि ये ट्रांसफर करता है एक सेल से दूसरी सेल में आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, या एक पेरेंट से दूसरे जनरेशन में। इट ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, जैसे कि आपके फादर से जो भी लक्षण आपके अंदर आए हैं। ठीक है। दूसरा है रेप्लिकेशन, इट मेक्स कॉपीज ऑफ डीएनए ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड होती है तो उसको भी डीएनए चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं रेप्लिकेशन, यानी एक जैसा जो डीएनए है बिल्कुल सेम उसका डीएनए दूसरी सेल में पहुंच जाएगा, कॉपी हो गए। उसके बाद आता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? व्हेन आरएनए इज फॉर्म्ड फ्रॉम डीएनए, जब डीएनए किससे बनता है, जब आरएनए किससे बनता है? डीएनए से, तो उसको क्या कहेंगे हम? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है। DNA fingerprint, it helped to determine fingerprint of suspected person on the basis of nucleotide sequence। देखिए हर पर्सन में क्या होता है, उसका जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है किस तरह से लगे हुए हैं उसमें नाइट्रोजनस बेसिस, वो सबके अलग अलग होते हैं। इसीलिए डीएनए फिंगरप्रिंट से क्या है, पहचान लिया जाता है कि ये डीएनए जो है ये किसका है। ठीक है, जैसा कि आपने कई मूवीज में देखा होगा। ठीक है, डीएनए टेस्टिंग होती है तो वो ये चीज यही है। हर सब में अपना अलग अलग जो इनका सीक्वेंस होता है वो अलग अलग होता है न्यूक्लियोटाइड का, उसी से पहचान लिया जाता है कि क्रिमिनल कौन है। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए कॉल्ड जीन्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? आपके छोटे छोटे फ्रेगमेंट होते हैं डीएनए के, और उसी में ही उसको क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं। ठीक है, जैसे क्रोमोसोम होगा उसके ऊपर क्या बंधा हुआ होगा? आपके डीएनए बंधे हुए होंगे, और डीएनए के उसी एक छोटे फ्रेगमेंट को क्या कहेंगे हम? जीन्स कहते हैं। ठीक है। इट स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन, और यही डीएनए क्या करता है? आपका स्टोर करता है ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे आपके अंदर प्रोटीन बनेगी। ठीक है। म्यूटेशन, चेंज इन सीक्वेंस ऑफ डीएनए। म्यूटेशन क्या होता है? जब आपका जो डीएनए है उसके सीक्वेंस में चेंज आ जाता है तो वो क्या कहलाता है? म्यूटेशन कहलाता है। जैसे कई तरीके की बीमारियां जो होती हैं वो केवल म्यूटेशन की वजह से होती हैं, जैसे कि कैंसर हो गया। ठीक है, तो वो क्या करता है? सीक्वेंस चेंज कर देता है आपके डीएनए का, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? आपको प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, अलग तरीके की प्रोटीन बनने लग जाएगी। इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन द जीन थेरेपी एंड सेल मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और ये इन्वॉल्व होता है आपका सेल मेटाबॉलिज्म में भी और जीन थेरेपी में भी काम आता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो गन्ना है उसमें बांस का जीन्स डाल दिया था चाइनीज ने, चाइनीज जो साइंटिस्ट थे, टेक्नोलॉजिस्ट, तो उन्होंने क्या किया, बांस का जो डीएनए था वो उसमें डाल दिया आपके शुगर केन में, गन्ने में, तो जो गन्ना है बहुत मोटा और लंबा होने लगा। ठीक है, अब बात करते हैं आरएनए के फंक्शन की। तो आरएनए में तीन थे आपके, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, तो ये क्या करेगा? इट टेक्स जेनेटिक मैसेज फ्रॉम डीएनए, ये डीएनए से इंफॉर्मेशन लेकर आएगा और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। ट्रांसफर क्या करेगा? ट्रांसफर आरएनए, इट ट्रांसफर अमाइनो एसिड टू द कोड इन द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए। ठीक है, ये क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा, एमआरएनए से पकड़ कर लाएगा अमाइनो एसिड को। ठीक है, ट्रांसफर करेगा। और आरआरएनए क्या करेगा? राइबोसोमल आरएनए होता है ये। इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। आरआरएनए क्या करता है? राइबोसोमल आरएनए ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। ठीक है, अटैचमेंट साइट प्रोवाइड कराता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो स्ट्रक्चर में, ये है आपका आरआरएनए। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, और यहीं पर आपकी क्या होती है? प्रोटीन सिंथेसिस होती है, अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड यहाँ पर आकर जुड़ते हैं। ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा, पकड़ पकड़ कर लाएगा आपके अमाइनो एसिड को और यहाँ पर वो जोड़ता जाएगा। ठीक है, मैसेंजर आरएनए क्या करेगा? मैसेज देगा टीआरएनए को कि इस वाले को लेकर जाओ यहाँ से। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और आरएनए से जब प्रोटीन बनती है, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रही है स्ट्रक्चर में, ये आरएनए से क्या बन रही है? प्रोटीन बन रही है, तो इस प्रोसेस को कहेंगे हम ट्रांसलेशन।
तो ये चैप्टर यहीं पर फिनिश हो जाता है। ठीक है, अगर आपको किसी में इसमें कुछ पूछना हो या कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल में समझा सकता हूँ। थैंक यू।